हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग गुड एज वेल। सो हियर आई एम योर फ्रेंड सी एस सी एम देवाशीष गोस्वामी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ECIPL का एक छोटा सा प्यारा सा क्यूटी सा चैप्टर, जिसका नाम है FEO, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। अब ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है, अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली ये एग्जाम में ऐसा आया नहीं है, क्योंकि ये नए सिलेबस के अंदर एडिशन किया गया है। ठीक है। अगर हम इसके वेटेज की बात करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका वेटेज ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि बहुत ज्यादा है। हाँ, आप हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो वन क्वेश्चन इन टू अटेम्प्ट्स, ये एक एवरेज है जो आप मान के चलिए। तो अगर मान लीजिए कि जून के पेपर में अगर आया है तो दिसंबर में नहीं आएगा, दिसंबर में आया तो शायद जून में नहीं आएगा। तो इस तरीके से लगभग लगभग ये चलता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ICSI को अगर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो भगवान होता है, ठीक है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है छोटा भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर तीन चार बातें ऐसी हैं जिसको अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहले तो ये समझा देता हूँ कि ये जो एक्ट, ये एक्ट बोलता क्या है। तो आपने ये दो महारथियों की फोटो तो देख ली होगी। एक तो ये हमारे फैशन आइकन, दारू के किंग, ठीक है, कौन? विजय माल्या। और दूसरे ये डायमंड के किंग, कौन? नीरव मोदी। क्या आप इन दोनों के बारे में जानते हैं या नहीं जानते? यू हैव टू बी लिविंग अंडर अ रॉक अगर आप इन दोनों को नहीं जानते तो। ये दोनों बड़े ही फेमस लोग हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी। बैंकों से इन्होंने बहुत सारा लोन लिया, बड़ा स्कैम किया, और फिर उन बैंकों को पैसा नहीं दिया। बाद में एक ने तो पॉडकास्ट करके बड़ा सिंपैथी भी ले लिया। लेकिन हाँ, इन दोनों को ही इंडिया में डिक्लेयर किया गया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। क्या डिक्लेयर किया गया है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जिसका मतलब इन शॉर्ट होता है हमारे देश से स्कैम करके भागने वाला व्यक्ति। हमारे देश में पैसों का स्कैम करके भागने वाला व्यक्ति, यानी कि एक शब्द में अगर मैं कहूं तो भगौड़ा। क्या कहा मैंने? भगौड़ा। गॉट इट एवरीवन? तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है ताकि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो पाए। ये कोई लंबे लंबे केसेस में फंसा के ना रख दे कानून को, और इनको सख्त से सख्त सजा हो। कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे वो भी अपन पढ़ेंगे, और इनके लिए किस तरीके से एप्लीकेशन जाएगा, कौन से कोर्ट में जाएगा, इनके बारे में भी हम बातें करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? एक बार फिर से, व्हाट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर? ये कहीं ना इन दोनों के नाम से आपको एक अच्छा आइडिया तो लग ही गया होगा। यानी ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश में स्कैम किया, कुछ पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शंस का वायलेशन किया, और उसके बाद या तो वो हमारा देश छोड़ के भाग गए। क्या कहा मैंने? या तो वो हमारा देश छोड़ के भाग गए, या तो पहले से वो देश के बाहर थे। या तो पहले से वो देश के बाहर थे, और जब इनको पता चला कि कार्रवाई होने वाली है तो वो देश में आए ही नहीं। वो देश में आए ही नहीं। तो इन दोनों में से किसी भी एक काम को अगर आपने किया है तो आपको हम कहेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। क्या कहेंगे? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो आपने कोई इकोनॉमिक लॉ का ऑफेंस किया है, इकोनॉमिक लॉ का ऑफेंस किया है, और आप भाग गए हैं, आप फ्यूजिटिव है, आप भाग गए हैं, तो आपको कहा जाएगा FEO। गॉट इट एवरीवन? यहां तक क्लियर हुआ? अभी हमारे देश में लगभग 14 लोग को FEO डिक्लेयर किया गया है, और भी लोग को धीरे धीरे करके कर रहे हैं। हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो पहले खासकर 2010 के आसपास या 10 के पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे स्कैम हुए। कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G घोटाला स्कैम, हजारों स्कैम हुए, लेकिन किसी के ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। कई लोग देश छोड़ के भाग गए, और उसके बाद भी इंडिया कुछ नहीं कर पाया। और इसी वजह से FEO के लिए बहुत सारे स्टेप्स को लाया गया, इस एक्ट को बनाया गया, ताकि ऐसे लोग जो लोग क्राइम कर करके भाग रहे हैं, उनको रोका जा सके, उनको पनिशमेंट लिया जा सके। और अगर वो ऑलरेडी भाग चुके हैं, अगर वो देश से ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो उनको वापस इंडिया में लाया जा सके। गॉट इट एवरीवन? तो ये हमारे एक्ट का पूरा प्रीमाइस है। लगभग 5 मिनट में आपको एक हल्का आइडिया लग गया होगा कि हम इस एक्ट में किन लोगों को टारगेट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी?
अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के कोर्ट को भाग के चले जाते हैं, फ्लीइंग द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट। हमारे इंडियन कोर्ट का जुरिसडिक्शन यानी एरिया, एरिया कहाँ तक है, हमारे इंडिया तक। पर अगर वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे इंडियन कोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंटीसिपेटिंग, एंटीसिपेटिंग यानी जब आपको ये लगता है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने वाला है, आपको लगता है कि कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले ही आप क्या करते हो, इंडिया से भाग जाते हो। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा एक्ट लाया गया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे देखिए क्या बोलता है, द एब्सेंस ऑफ सच ऑफेंडर फ्रॉम इंडियन कोर्ट हैज सेवरल डिलेटेरियस, डिटेरियस होना चाहिए, माफ करिएगा, ये डिटेरियस यानी कि बहुत ही खराब, बहुत ही खराब, या डेट्रीमेंटल भी आप इसे कह सकते हैं। डिटेरियस से डेट्रीमेंटल आप कह सकते हैं, बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। कोर्ट का बहुत ही जो प्रीशियस टाइम है बच्चों, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और साथ ही हमारे रूल ऑफ लॉ का भी यहाँ पे धजिया उड़ जाता है, यानी कि अंडरमाइन किया जाता है, उसको कम आंका जाता है कि इंडियन कोर्ट में क्या ही होगा, अगर केस हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम भाग जाएंगे, इंडियन कोर्ट कर क्या लेगा। तो आज जो हमारी इंडियन कोर्ट्स की, हमारे जुडिशरी की जो धजिया उड़ाए हैं, वो कौन लोग उड़ाए हैं, यही तो विजय माल्या और नीरव मोदी टाइप के लोग ही तो उड़ाए हैं। जिन लोग हमारे दुनिया में, इंडिया में स्कैम करते, और इंडिया में स्कैम करके वो ये सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा, हम इंडिया से भाग के इंग्लैंड में बैठ जाएंगे, इंग्लैंड वाले हमको रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, इंडिया वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इसके तीन खराब असर हैं बच्चों। कितने खराब असर है? तीन। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इस बात को लिख पाएंगे। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है बेटा, सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, रुकावट। तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि आप इंडिया में है ही नहीं। वेस्टेज ऑफ, किस चीज का वेस्टेज होता है बच्चों, प्रीशियस टाइम ऑफ कोर्ट। कोर्ट के पास ऐसे ही बहुत कम टाइम है, और अगर आप भाग गए और उसके वजह से केस अगर लटका हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोर्ट का टाइम खराब होता है। और तीसरा, कोर्ट की धजिया भी उड़ती है, अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ। अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ यानी कि हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश के कानून में यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि यार ये तो बच्चों वाला खेल है, अपन कुछ भी करेंगे इंडिया में कुछ भी नहीं होगा। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इन्वॉल्व नॉन रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन लिया विजय माल्या ने, नहीं चुकाया। विजय माल्या ने किससे लिया था, एसबीआई बैंक के साथ, और भी 16 बैंकों ने मिलकर दिया था, मेन था एसबीआई बैंक। इसी तरीके से जो नीरव मोदी था, नीरव मोदी ने किससे लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से। लेटर ऑफ क्रेडिट नाम से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट नाम से एक तरीके से लिया इन्होंने, और उसके बाद उस पैसों को नहीं चुकाया। तो एक ने एसबीआई को लूटा, दूसरे ने पीएनबी को लूटा। वर्सनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, इससे इन बैंकों के शेयर भी डूबे, इन बैंकों के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा था, पब्लिक का पैसा लोग बैंक में रखे, और बैंक ने वो पैसा इन बदमाशों को दे दिया, और ये बदमाश वो पैसा लेकर भाग गए। The existing civil and criminal provision in law are inadequate to deal with severity, severity यानी गंभीरता, गंभीरता ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि कोई और ऐसा लॉ नहीं है जिसमें यहाँ पे अलग से इन चीजों को लेकर डील किया गया हो। इसी वजह से बच्चों ये एक्ट बनाया गया है ताकि इन चीजों से रिलेटेड हमारे इंडिया में जो केसेस हो रहे हैं उन केसेस के ऊपर रोक लगाया जा सके, उन केसेस को ठीक से रोका जा सके। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पे हमने दो बातें समझी कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, ये समझा हमने। दूसरा हमने ये समझा कि मोटा मोटी अभी तक जो हमारे इंडिया में स्कैम हुआ है, हमारे साथ जो ये ऑफेंसेस हुए हैं वो किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चा पार्टी? अब आ जाओ आगे। कब आया ये एक्ट? तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो 2010 के आसपास वाला एरा था वो तो बहुत ही खराब था, बाद में इसको लाने में टाइम लगा पर इसको लाया गया। बिल पेश हुआ 2018 में, और बाद में एक्ट भी आ गया 2018 में। इसको क्यों लाया गया? तो इन्होंने क्या बोला, फॉर मेजर्स टू डिटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फ्रॉम इवेडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। इवेडिंग का मतलब होता है भाग जाना या बच जाना। तो प्रोसेस ऑफ लॉ से ये जो लोग बच के भाग के चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए जो एक टूल है हमारे पास, जो लॉ है हमारे पास, उस लॉ का नाम क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट
2018। क्लियर हुआ बच्चों? हमारी सैंक्टिटी को ये मेंटेन करेगा, प्रिजर्व करेगा, मेंटेन करेगा, बचा के रखेगा, और हमारे रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे धजिया नहीं उड़ेगा। क्लियर हुआ? आगे आ जाते हैं। इस एक्ट के अंदर दो तीन वर्ड्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है, जैसे एफईओ, केएमपी और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बच्चों, जैसे विजय माल्या अभी जो पॉडकास्ट किया था, अगर आपने वो देखा हो राज शमानी के साथ, तो उसने क्या बोला कि विजय माल्या हैज नॉट टेकन अ सिंगल रुपी ऑफ लोन। क्या बेवकूफ आदमी है भाई वो। तो उसको ये बात तक समझ नहीं आता है क्या? ये बच्चा बच्चा जो कंपनी लॉ पढ़ता है ना, उसको भी पता होता है कि कॉर्पोरेट व्हील का लिफ्टिंग का कंसेप्ट है, जहां पे अगर कंपनी अगर लोन ले रहा है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो केएमपी बैठे हैं वही लोग तो सारा खेल खेल रहे होंगे ना। तो विजय माल्या ही तो कर रहा होगा। गॉट इट एवरीवन? तो इसीलिए यहाँ पे केएमपी का डेफिनेशन भी है, क्योंकि जब भी कंपनी कंपनी करेगा तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी को जेल थोड़ी भेजोगे। तो कंपनी के अंदर जो केएमपी बैठा होगा उसका डेफिनेशन क्या है वो इस एक्ट में अलग से बताया हुआ है, जो कि वही डेफिनेशन है लगभग लगभग जो कंपनी लॉ में है। और बेसिकली बोला गया है कि ये वो लोग होंगे जिनको हम पकड़ेंगे और पकड़ के एफईओ का सेक्शन यहाँ पे लगा देंगे। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अपन पढ़ते हैं वही वाला डेफिनेशन है यहाँ पे। अगला क्या बोल रहा है? प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो कि एफईओ से रिलेटेड है, प्रोसीड ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, यानी कोई सी ऐसे पैसों से रिलेटेड है जो कि क्राइम का पैसा है, कुछ आपने गलत किया, स्कैम किया, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो हम उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे, जब्त कर देंगे। कितने समय तक जब्त किया जा सकता है? तो हम कानून के अंदर पढ़ेंगे कि 180 डेज तक हम प्रोविजनली जब्त कर सकते हैं, यानी सिर्फ शक के बिना पे, सिर्फ शक के बिना पे भी हम 180 दिन तक उसे जब्त करके रख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? जैसे क्या होता है बच्चों, किसी भी इंसान के पास जो मेनली उसका जो घमंड होता है वो घमंड किसके वजह से होता है? उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। देखो मेरे इतने बंगले, इतनी गाड़ियां है, इतना पैसा है। अगर सरकार उस पैसे को, अगर उस पैसे को, उस प्रॉपर्टी को अगर जब्त कर ले, उस प्रॉपर्टी को ही अपने पास रख ले, तो घमंड खत्म, इंसान खत्म। हाँ या ना? विजय माल्या या नीरव मोदी अगर कहीं पे जा पा रहे हैं, अगर इंडिया से भाग पा रहे हैं, तो क्यों भाग पा रहे हैं? क्योंकि वो लोगों को पैसा दे दे के अपना सेटिंग करवा ले रहे हैं। अगर पैसा ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो भागेंगे कैसे? कोई फोकट में तो उनका हेल्प नहीं करेगा ना। तो पैसे के ऊपर, अगर पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अटैचमेंट हो जाए, जब्त हो जाए, तो बहुत ही आसानी से इनकी कमर तोड़ी जा सकती है। क्लियर हुआ? अगला, डायरेक्टर जो होगा बच्चों, उसी का यहाँ पे मेन रोल रहता है। और डायरेक्टर को यहाँ पे बहुत से पावर दिए गए हैं, जैसे कि वो सर्वे कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, किसी इंसान का भी यहाँ पे वो क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है। गॉट इट एवरीवन? तो इसके पूरे डिटेल प्रोविजन है, वो भी अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हमको ये पक्का पता चल गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गलत तरीकों से अगर इसको खरीदा गया है, क्राइम से जो पैसा लाया गया उससे अगर खरीदा गया है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे कर देंगे, कन्फिस्केट हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर्टी गई उसके हाथ से और सीधा चले जाएगी किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगला, डिसएंटाइटलमेंट, डिसएंटाइटलमेंट ऑफ एफईओ फ्रॉम पुटिंग फॉरवर्ड और डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम। क्या होता है ना हमारे इंडिया में कि अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया, मैं दूसरा केस चालू कर दूंगा, तीसरा केस चालू कर दूंगा, केसेस खत्म ही नहीं होंगे इंडिया में, मैं भाग जाऊंगा तब तक। तो सीधा बोल दिया गया है कि जब तक ये एक्ट चल रहा है, एफईओ का एक्ट जब चल रहा है ना, तो इंडिया में कोई भी और सिविल केस नहीं चलेगा। सारे सिविल कोर्ट को यहाँ पे बोल दिया रुक जाओ बाबू, पहले एफईओ का एक्ट होने दो, स्पेशल कोर्ट यहाँ पे रहेगा। स्पेशल कोर्ट जब तक यहाँ पे अपना डिसीजन ना दे, तब तक बाकी सारे सिविल कोर्ट को बोल दिया रुक जा बाबू, आप अपना काम यहाँ पे मत करो। गॉट इट एवरीवन? तो सीधा डिसअलाउ कर दिया। सीधा क्या कर दिया बेटा? डिसअलाउ कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर, प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक आदमी को अपॉइंट करेंगे, जिस आदमी का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। हाई कोर्ट में अपील करने के प्रोविजंस को भी यहाँ पे डाला गया है। तो ये सारा मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया, अब अपन एक एक करके अंदर समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों, एक्चुअली ऊपर तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, सच कहूं तो आपको सिर्फ बता रहा था कि इसके अंदर क्या क्या है। टॉपिक नंबर 1 है बेटा मीनिंग ऑफ एफईओ। ये जो हम बोल रहे हैं कि इसको हम भगोड़ा बोलेंगे, तो एग्जाम में ये भगोड़ा लिख के तो नहीं आ पाओगे ना, तो आपको क्या लिख के आना पड़ेगा? तो आपको बोलना पड़ेगा कोई भी ऐसा इंसान, पहले मेरी बात सुन लो, कोई भी ऐसा इंसान जो कि हमारे देश को छोड़ के चला गया, देश को छोड़ के चला गया अरेस्ट होने के डर से, अरेस्ट होने के डर से देश को छोड़ के चला गया, या ऑलरेडी देश के बाहर था, या ऑलरेडी देश के बाहर था और अब वो इंडिया में नहीं आ रहा है,
ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना हो सके। बाहर ऑलरेडी है, उसको इंडिया में आना चाहिए ताकि कोर्ट उसे पकड़ के कटघरे में खड़ा कर सके, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आ रहा है और बाहर ही रुक गया है। यानी या तो वो इंडिया से भाग जाए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ऑलरेडी इंडिया के बाहर है और इंडिया अब आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है इंडिया, क्यों नहीं आ रहा है? ताकि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो। गॉट इट एवरीवन? क्या यहाँ पे पर्सन शब्द का इस्तेमाल होगा बेटा? द आंसर इज नो। पर्सन बहुत बड़ा शब्द है, इसमें कंपनी, एओपी सब आ जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आर्टिफिशियल पर्सन या कंपनी देश छोड़ के भाग सकता है? देश छोड़ के नेस्ले भागेगा क्या? देश छोड़ के रिलायंस भागेगा क्या? नहीं भाई। देश छोड़ के अंबानी भाग सकता है, अडानी भाग सकता है, लेकिन देश छोड़ के कंपनी नहीं भाग सकता। इसी वजह से यहाँ पे पर्सन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे जो शब्द मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? इंडिविजुअल। कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको अरेस्ट करने का वारंट निकल चुका है, यानी अब ये आदमी फंसने वाला है। क्यों फंसने वाला है? क्योंकि इसने कोई शेड्यूल ऑफेंस किया है। इसने क्या किया है बेटा? शेड्यूल ऑफेंस। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो हम लोग एक टेबल पढ़ने वाले हैं बेटा, सेक्शन नंबर 21M के अंदर दिया हुआ है। एक पूरा टेबल ऑफ ऑफेंस अपन पढ़ेंगे। वो वाले ऑफेंस अगर आपने किया होगा तो आप एफईओ माने जाएंगे। अगर अगर आप इंडिया छोड़ के चले जाते हो, हैव लेफ्ट इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए आप इंडिया छोड़ के चले जाते हो, या आप ऑलरेडी अब्रॉड में हो, ऑलरेडी इंडिया छोड़ के बाहर ही खड़े हो, रेफ्यूजेस टू रिटर्न टू इंडिया, और आप इंडिया नहीं आ रहे हो क्योंकि आपको डर है कि अगर आप इंडिया आ गए तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा। आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? और ये जो एक्ट है ये बड़ी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए है, और इसी वजह से इस एक्ट में बोला गया है कि जो ऑफेंस होगा उसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी एफईओ एक्ट के अंदर अपन उसको एंटरटेन करेंगे, वरना अपन उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। क्लियर हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। सबसे पहला चीज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कि एफईओ होता क्या है। तो एफईओ कौन होता है बेटा? एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल ही होगा, अगेंस्ट हुम जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड, एक कोई भी ऐसा इंसान जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। क्यों अरेस्ट का वारंट इशू किए होंगे? बिकॉज ही हैज कमिटेड शेड्यूल्ड ऑफेंस। ये मैं आप जिस भाषा को समझ पाए, लिख पाए और एग्जाम में भी 5 में 5 मिल जाए, मैं वो भाषा में लिखा रहा हूं। बिकॉज ही हैज कमिटेड शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्या किया है उसने बेटा? शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है। क्या किया है? शेड्यूल्ड ऑफेंस। अभी शेड्यूल्ड ऑफेंस कहां पे मेंशन है बेटा? आगे जाके 21M में पढ़ेंगे, जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वहां पे कवर हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैव लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ के चला गया, हैव लेफ्ट इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, की उसके ऊपर कोई केस ना चले। ठीक है, केस ना चले इसलिए वो इंडिया छोड़ के भाग गया है। इन अब्रॉड, या तो अब्रॉड में ही है, एंड रेफ्यूजेस टू कम टू इंडिया, और अब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं उसकी तो हालत खराब हो गई है, एंड रेफ्यूजेस टू कम टू इंडिया। अब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं अब मैं इंडिया में नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर इंडिया में आया तो यहाँ पे तो कार्रवाई चालू हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? ऐसे लोग को अपन क्या बोलते हैं? एफईओ। ऑन डिक्लेरेशन ही विल बिकम एफईओ। डिक्लेयर किया जाएगा। आज तक इंडिया में 14 लोग को डिक्लेयर किया है, तो उन लोगों को डिक्लेयर करेगी कोर्ट, तब जाके उसको क्या माना जाएगा? एफईओ। द ऑफेंस शैल बी 100 करोड़ और मोर टू बी टेकन इन एफईओ एक्ट। अगर एफईओ एक्ट में अगर वो आ रहा है बेटा तो कम से कम 100 करोड़ का मामला होगा, तभी एफईओ एक्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर क्या ये नोट्स हमको मिल जाएगा? बेटा ऑलरेडी लिखा रहा हूं, तो देखते देखते लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी अगर थोड़ा आलस आ रहा है या आपको लग रहा है कि सर हमको फिर भी नोट्स चाहिए ही चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में नोट्स हमेशा आपको मिल जाता है, टेंशन एकदम ही नहीं लेना है।
क्लियर हुआ? पक्का? एकदम अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। आगे आते, एफईओ क्या होता है हमने समझ लिया, पक्का। अब कई ऐसे लोग हैं, जैसे आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का नाम वैसे तो कई अच्छी चीज़ों में भी है, लेकिन पिछले साल जिस चीज़ की वजह से छत्तीसगढ़ का नाम सबसे ज़्यादा आया वो था महादेव बुक। अब ये महादेव एक ऑनलाइन कुछ एक गेम का कुछ था, मुझे भी बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, जिसमें ऐप के अंदर इन लोग ना वो करते थे, बेटिंग वेटिंग करवाते थे, और बेटिंग वेटिंग करवा के इन लोग क्या करते थे, लोगों से काफ़ी सारा इन्होंने पैसा कमाया और बाद में वो देश छोड़ के चले गए। ठीक है, तो दुबई में इनको पकड़ा गया। ये है महादेव बुक डिपो के ओनर, और कहीं ना कहीं महादेव बुक आई थिंक ऐसा कुछ नाम है। तो इनके खिलाफ अभी एप्लीकेशन डाला गया है, और उस एप्लीकेशन को डालने के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है कि आप ऐसे सारे लोग, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक ऑनलाइन ऐप बना के लोगों से स्कैम किया है, शायद लोगों को बेटिंग वेटिंग खिला के कहीं ना कहीं आदत बिगड़वाई है। जैसे वो था ना हमारा ड्रीम 11, मेक माई 11, वैसे कोई ऐप था इनका। मैंने कभी वो ऐप डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन वो ऐप के थ्रू इन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा मारा है। बस आपको तो इतना ही याद रखना है। जैसे नीरव मोदी ने क्या स्कैम किया या विजय माल्या ने क्या स्कैम किया, उससे अपने को मतलब नहीं है, बस वो एफईओ है उससे अपने को मतलब है। ऐसी इनके खिलाफ एप्लीकेशन डाला गया है, इनके खिलाफ एप्लीकेशन डाला गया है कि भैया इसको एफईओ डिक्लेयर करो, क्योंकि ये कहाँ पे छुप के बैठा है, दुबई में। कहाँ छुप के बैठा है, दुबई में। अब ये जो एप्लीकेशन डालने का प्रोसेस होता है बच्चों, ये है हमारा टॉपिक नंबर 2, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं और फिर 14 लोग को एफईओ डिक्लेयर किया गया है। तो आप समझ के चलो कि हमारे देश में स्कैम कितने ज़्यादा होते हैं, पर कितने कम लोग यहाँ पे एफईओ डिक्लेयर होते हैं। क्लियर हुआ? तो एफईओ को डिक्लेयर करने के लिए ना डायरेक्टर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायरेक्टर नाम का बंदा रहेगा। सारा काम कौन करेगा? डायरेक्टर। जैसे मूवी में भी एक्चुअली पूछे से पूरा काम कौन करता है? डायरेक्टर। यहाँ पे एफईओ एक्ट में भी मेन काम सारा कौन करेगा? डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर है बच्चों, ये अपॉइंट एफईओ एक्ट में नहीं होता, ये अपॉइंट होता है कहाँ पे? पीएमएलए एक्ट में। और वही वाला डायरेक्टर यहाँ पे भी एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट में कि इस बंदे के ऊपर मुझे शक है, इस बंदे के ऊपर मुझे शक है, आप इसको एफईओ डिक्लेयर कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या बोलेंगे बेटा? सबसे पहला पॉइंट अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर पीएमएलए। डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर पीएमएलए, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है बेटा। ये क्या है? हमारा टॉपिक नंबर 2। ठीक है, अब आपको इसे नोट करना है कि किस तरीके से किसी इंसान को डिक्लेयर किया जाता है एफईओ। डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर पीएमएलए shall make an application, shall make an application। कहाँ पे एप्लीकेशन देगा बेटा? टू स्पेशल कोर्ट, टू स्पेशल कोर्ट, टू डिक्लेयर एन इंडिविजुअल, टू डिक्लेयर एन इंडिविजुअल एज एफईओ। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, कोई डायरेक्टर क्या ऐसे किसी को भी रैंडमली बोल देगा कि यार इसको एफईओ डिक्लेयर कर दो? ना, ऑन द बेसिस ऑफ, अब वो क्यों कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। उसके पास कुछ ऐसा मटेरियल है विच गिव्स हिम रीजन टू बिलीव दैट, विच गिव्स हिम, मटेरियल यानी एक तरीके का सबूत हो गया, विच गिव्स हिम रीजन टू बिलीव दैट, रीजन टू बिलीव दैट इंडिविजुअल इज एफईओ। इससे एक रीजन मिल रहा है कि सामने वाला क्या है बेटा? एफईओ है। देखिए सारी बात यहाँ पे लिखी है। डायरेक्टर जो अपॉइंटेड है कहाँ पे? पीएमएलए एक्ट में। पीएमएलए का ऑलरेडी वन शॉट डला हुआ है बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, वो क्या करेगा? एक एप्लीकेशन देगा। ऑब्वियसली किसमें देगा बेटा? राइटिंग में देगा एक एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? मटेरियल, दैट एनी इंडिविजुअल इज एफईओ। वो एक एप्लीकेशन देगा, रिटर्न में एक एप्लीकेशन देगा। किसको देगा? स्पेशल कोर्ट को देगा, ताकि वो डिक्लेयर कर दे उन्हें एज एन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो ये आपके स्टडी मैट का एग्जैक्ट पॉइंट है बेटा, जिसको मैं ले रहा हूँ। ये स्टडी मैट का एग्जैक्ट पॉइंट है, क्योंकि आपका स्टडी मैट से बेटर कुछ नहीं है। कोई भी टीचर का मटेरियल उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना आपका स्टडी मैट है। तो हमारा भी जो मटेरियल है, हमारा भी जो नोट्स है, वो 100% स्टडी मैट बेस्ड है। लेकिन बच्चा स्टडी मैट को एज इट इज़ रट नहीं पाता है।
तो उसको एक ऐसा कंटेंट चाहिए होता है जो उसके समझने के लिए भी आसान है और वो एग्जाम में लिख भी सके। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स बनवा के दे देता हूँ। क्लियर हुआ? आपको हैंड रिटन नोट्स कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब सिर्फ एप्लीकेशन देने से काम तो होगा नहीं, तो एप्लीकेशन के साथ उसको क्या क्या देना पड़ेगा? एप्लीकेशन शैल बी accompanied with एप्लीकेशन शैल बी accompanied with अब 5 चीजें यहां पे लगेगी। सबसे पहले तो यही वाली बात लग जाएगी बेटा कि उसके पास कौन सा मटेरियल है जिसके बेसिस पे वो ये कर रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी का प्रूफ देगा कि मुझे लग रहा है ये आदमी जो है ना इसने कोई स्कैम किया है। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी के उसको शक होगा? मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। और कौन सी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर उसको शक होगा बेटा? बेनामी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। मेरे क्लास में ऑलरेडी मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पढ़ाया हुआ है तो मेरे बच्चों को मालूम है। बाकी कुछ दिनों के अंदर पीबीटीए का भी आपका वन शॉट आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको पता ना हो तो। अगला, कौन सा इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के डिटेल्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और इंडिविजुअल ने ऑब्वियस सी बात है अकेले तो कुछ नहीं किया होगा, तो इंडिविजुअल के साथ अगर कोई और इंसान भी है जो मिला हुआ है तो आपको उसके भी डिटेल्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो एप्लीकेशन के साथ आपको 5 चीजें देनी है। क्या क्या? सबसे पहला तो रीजन टू बिलीव क्या है, मतलब क्या कारण से आप ये समझ रहे हो, तो क्या मटेरियल है आपके पास, वो मटेरियल, वो सबूत आप दीजिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन दीजिए उस इंसान के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, वेयर अबाउट्स दीजिए। वेयर अबाउट्स यानी उस इंसान के पूरे डिटेल्स दीजिए कि जो एफईओ जिसको आप कह रहे हो, जैसे मान लीजिए नीरव मोदी, तो नीरव मोदी का सारा डिटेल आप हमको यहाँ पे दे दो। साथ ही साथ अगर नीरव मोदी की कोई प्रॉपर्टी है जिसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी पीएमएलए के अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वही वाला प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी का लिस्ट दे दो। वो वाली प्रॉपर्टी का लिस्ट दे दो जिसको अपन बेनामी कह सकते हैं, जो हमारी बेनामी प्रॉपर्टी है, या जो कि इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर है और हमको लग रहा है कि हमें इसको अटैच करके रखना चाहिए, वो वाली प्रॉपर्टी का डिटेल दे दो। और आखिरी, अगर कोई और इंसान यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो उस इंसान का भी डिटेल हमको यहाँ पे दे दो। तो 5 चीजें आपको हमको यहाँ देनी है। सबसे पहला आपको क्या देना है बेटा? सबूत देना है, रीजन देना है कि क्यों आपको ये लग रहा है कि इस इंसान ने कुछ गड़बड़ किया है। दूसरा, आपको क्या देना है? उस इंसान का पूरा डिटेल देना है। तीसरा क्या देना है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की आप लिस्ट दे दो। अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है इंडिया में या इंडिया के बाहर तो उसका भी यहाँ पे लिस्ट दे दो। और अगर कोई इंसान ऑलरेडी उसके साथ मिला हुआ है तो उस इंसान के भी यहाँ पे डिटेल्स दे दो। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशन तो दे दिया गया स्पेशल कोर्ट को। अब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, ध्यान से समझो। तो डायरेक्टर ने क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दिया। किसको दे दिया एप्लीकेशन? स्पेशल कोर्ट को। एप्लीकेशन के साथ साथ क्या चीजें दे दी? 5 चीजें और दे दी। ठीक है, किसको दे दी? स्पेशल कोर्ट को। ठीक है, फिर समझ गए। अब स्पेशल कोर्ट का काम यहाँ पे चालू होता है। स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? नोटिस भेजेगा। किसको नोटिस भेजेगा? 2 लोग को। एक तो इंडिविजुअल को भेजेगा और दूसरा नोटिस वो किसको भेजेगा बेटा? उन लोगों को जिन लोग इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जिन लोग क्या है इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे नोटिस भेजा जाएगा। क्लियर हुआ? नोटिस में क्या लिखा हुआ होगा कि आपके खिलाफ एफईओ का इस तरीके से एप्लीकेशन दिया गया है, आपको कोर्ट में आना है। क्या बोला गया है बेटा? कि आपके खिलाफ नोटिस आया है एफईओ से रिलेटेड, आपके खिलाफ एप्लीकेशन आ गया है हमारे पास सबूत है, सब कुछ है। आप आइए और आकर अपने केस को यहाँ पे आकर हैंडल कीजिए। गॉट इट एवरीवन? जवाब दीजिए। सारे जो भी अपन सिविल कोर्ट में करते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पे आके करनी है। किसको किसको नोटिस देगा? उस इंडिविजुअल को जिसको एफईओ कहा गया है और उस इंसान को जिसको इंटरेस्टेड पार्टी कहा गया है, यानी वो इंसान जो कि यहाँ पे मिला हुआ एफईओ के साथ है। गॉट इट एवरीवन? जैसे हर्षद मेहता स्कैम में भी बैंक इन्वॉल्व थी और बाद में जो बैंक का एम्प्लॉय इन्वॉल्व था उसने अपनी जान ले ली थी। इसी तरीके से एसबीआई और पीएनबी में भी जो लोग इन्वॉल्व थे बाद में उन लोगों के ऊपर भी केसेस हुए। तो इंटरेस्टेड पार्टी को भी यहाँ पे नोटिस दिया जाता है। तो वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन ड्यूली फाइल्ड, एप्लीकेशन अगर फाइल हो गया तो अब स्पेशल कोर्ट का काम चालू होता है। इट शैल इशू अ नोटिस टू इंडिविजुअल हु इज एलिजिबल टू बी एफईओ, तो एफईओ को यहाँ पे दिया जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 4, द नोटिस शैल ऑल्सो बी इशू टू एनी अदर पर्सन हु हैव एनी इंटरेस्ट मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर 5 बातें थी, 5 बातों के अंदर एफईओ के डिटेल्स भी थे, वेयर अबाउट्स थे और साथ ही साथ इंटरेस्टेड पार्टी के भी यहाँ पे पूरे डिटेल्स
थे, तो वो वाले डिटेल्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? अब इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, मौजूद होना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। तो पांचवा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो नोटिस रहेगा उस नोटिस में क्या बातें लिखी होगी। तो नोटिस के अंदर बच्चों दो बातें लिखी होंगी, एक तो डेट लिखा होगा और जगह लिखा होगा जहां पे इनको आना है। क्या क्या लिखा होगा बेटा? दो चीज लिखा होगा, एक तो डेट लिखा होगा और एक प्लेस लिखा होगा जहां पे इनको यहाँ आना है। गॉट इट एवरीवन? वेयर दे हैव टू बी प्रेजेंट, वेयर दे हैव टू बी प्रेजेंट, कि आपको इस डेट पे इस कोर्ट में आपको आना है। दे हैव टू बी प्रेजेंट। गॉट इट एवरीवन? अब यहाँ पे डेट से रिलेटेड अगर मैं बात बोलूँ तो कितना टाइम दिया जाएगा सामने वाले को कोर्ट में आने के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है बेटा मिनिमम 6 वीक। कितना बोला गया है बेटा? मिनिमम 6 वीक, यानी कम से कम सामने वाले को नोटिस से 6 हफ्ते का टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि वो अपना काम खत्म करके अच्छे से आ पाए। अब देखिए, आप विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये बड़े शौकीन टाइप के लोग हैं, इनके बड़े शौक हैं, तो इनको अगर नोटिस मिलेगा ये अपना तुरंत आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गॉट इट एवरीवन? तो इसी वजह से इनको अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है भैया कि आप अपने शौक वॉक पूरे करके आ जाओ, पर आना जरूर कोर्ट में, क्योंकि अब आपकी होने वाली है धुलाई। क्लियर हुआ? अब अगर साथ में एक चीज और लिख दी जाएगी, क्या लिख दी जाएगी? एंड इफ यू फेल टू अपीयर, यानी कि अगर आप नहीं आ पाते, अगर फेलियर हो जाता है, फेलियर टू अपीयर यानी आप नहीं आ पाते, तो भैया आपको सीधा अपन एफयू डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर मत बोलना हमने आपको मौका दिया कि आप कोर्ट में आ जाओ, हमने आपको सामने से मौका दिया कि भैया आपको हम मिनिमम 6 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, इस जगह पे इस डेट पे आ जाओ। अगर अब तुम नहीं आए, अगर अब तुम नहीं आए तो हमारी कोई गलती नहीं है और हम तुमको एफयू डिक्लेयर भी कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ? तो नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के अंदर क्या बातें लिखी होंगी? एक तो लिखा होगा बेटा डेट, दूसरा लिखा होगा प्लेस जहां पे दे हैव टू अपीयर है, वेयर दे हैव टू बी प्रेजेंट, और अगर वो नहीं आए तो ऐसे केस में एफईओ उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। कितना टाइम दिया जाएगा बेटा? कम से कम 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। नोटिस के बाद से कम 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा ताकि वो कोर्ट में आ सके। A notice of special court shall, पहला क्या लिखा है? require the individual to appear at specified place, specified time, not less than 6 week। और दूसरा state that the failure to appear, अगर वो नहीं आते हैं तो it shall result in a declaration of that person as a FEO। अगर वो नहीं आया तो भैया तुमको FEO डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ में आया बच्चों? छठवें पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। A notice shall also be forwarded to such authority as the central government may notify for effecting service in a contracting state। Contracting state क्या है? It means any country or place outside India in respect of which arrangement have been made by central government with the government through a treaty or otherwise। जिस समय पे जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उस समय पे इंग्लैंड और इंडिया में एक ट्रीटी चल रही है, ठीक है। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ एंड ऑफ जुलाई 2025 की, तो इस समय एक ट्रीटी चल रही है। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रीटीज चलते हैं इंडिया और अलग अलग देशों के बीच में कि अगर हमारा कोई बंदा भाग के तुम्हारे देश में चला जाए तो तुम हमारी हेल्प कर देना, और तुम्हारा कोई बंदा भाग के हमारे देश में आ जाएगा तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इस तरीके से स्टेट्स के बीच में यानी देशों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ करते हैं। ऐसे देश को जिसके साथ भारत का एग्रीमेंट है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा, किसको? उन अथॉरिटी को नोटिस को फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि ये एड्रेस उनको नहीं किया गया है। एड्रेस तो किया गया है किसको? एड्रेस मतलब जिसका नाम लिखा है, नाम किसका लिखा हुआ होगा? एफईओ को, और जिसके साथ लोग मिले हुए हैं। अब बस उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और ये फॉरवर्ड किसको किया जाएगा? उन अथॉरिटीज को फॉरवर्ड किया जाएगा जिन अथॉरिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। उन अथॉरिटीज को किया जाएगा जिन अथॉरिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। गॉट इट एवरीवन? ताकि ये अथॉरिटीज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ क्या कर सके? बात कर सके और प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सके। क्लियर हुआ बेटा? इन अथॉरिटीज का काम रहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ बात करके आगे काम को बढ़ाए। कितना टाइम मिलेगा इस सब के लिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अथॉरिटी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ जो बातें करनी है वो कितने समय में करनी है? 2 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या ये बात क्लियर हो गया बच्चों? तो ये जो छोटे छोटे मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं ना, इससे आपको बहुत ही बढ़िया हेल्प होगी और आपको आंसर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो लिखते जाइए, नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद भी
हो जाएगा। चलिए अब बस खत्म होने वाला है। क्या ये जो नोटिस है क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी भेजा जा सकता है? द आंसर इज यस। अगर ईमेल अगर आपके पास है जो पैन नंबर से अटैच्ड है उसमें आप भेज दीजिए, कोई ईमेल है जो आधार से अटैच्ड है आप उस ईमेल में भेज दीजिए, या अगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है तो आप वहां पे भी भेज सकते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि आप इलेक्ट्रॉनिक से भी आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल। अगर कोई नोटिस आया कुछ आया तो मेरे कहाँ पे आएगा? ईमेल में। अब ईमेल जनरली दो जगह पे मेंशन होता है, एक तो पैन में और दूसरा कौन सा? आधार में। तो आधार या पैन जिस ईमेल से लिंक्ड है वाले ईमेल में आपको नोटिस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8, अगर यहाँ पे वेयर एनी इंडिविजुअल टू हुम नोटिस हैज बीन इशूड शैल अपीयर इन पर्सन, अपीयर करना पड़ेगा एट पर्सन, यानी खुद ही आना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों में बड़ी बड़ी बातें होती है। अगर मान लीजिए कि अगर वो नहीं आ सकता बट एंटर्स अपीयरेंस थ्रू काउंसिल, द स्पेशल कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी, गिव अ पीरियड ऑफ 1 वीक, गिव अ पीरियड ऑफ 1 वीक टू फाइल अ रिप्लाई टू द एप्लीकेशन। तो पहली बात तो क्या बोला है कि अगर नीरव मोदी के खिलाफ अगर केस हुआ है तो नीरव मोदी को खुद ही आना है। लेकिन अगर नीरव मोदी नहीं आ सकता तो वो अपने वकील को यहाँ पे भेज सकता है। किसको भेज सकता है बेटा? वो अपने वकील को यहाँ पे भेज सकता है। अगर वो वकील को भेजेगा तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे अपनी मर्जी से, यानी उसके ऊपर, इसको कोई लॉ में लिखा नहीं है, छोड़ दिया गया स्पेशल कोर्ट के ऊपर कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहो तो रिप्लाई मांग सकते हो कि क्यों काउंसिल आया, क्या बात हो गई, तुम कहाँ फंसे हुए हो। ये सारी चीज़ें स्पेशल कोर्ट यहाँ पे मांग सकता है। तो पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला गया है कि इंसान को खुद आना है, यानी अगर नीरव मोदी के खिलाफ केस चल रहा है तो नीरव मोदी को खुद आना है। अगर विजय माल्या के खिलाफ केस चल रहा है तो विजय माल्या को खुद आना है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो नहीं आता तो ऐसे केस में काउंसिल आ सकता है, यानी उसका लॉयर आ सकता है। कौन आ सकता है बेटा? लॉयर यहाँ पे आ सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यहाँ पे अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो स्पेशल कोर्ट अपनी मर्जी से, स्पेशल कोर्ट अपनी मर्जी से रिप्लाई मांग सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हो गया? आगे आ जाते हैं। वेयर एनी इंडिविजुअल टू हुम नोटिस हैज बीन इशूड, या तो वो खुद से आएगा या तो थ्रू काउंसिल आएगा। स्पेशल कोर्ट इज सर्टिफाइड दैट द सर्विस ऑफ नोटिस हैज बीन इफेक्टेड, द नोटिस कुड नॉट बी सर्व्ड even after the best effort because such individual have evaded service of notice। नोटिस भेजने का हमने कोशिश तो किया लेकिन वो आदमी को नोटिस मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो आदमी नोटिस जैसे मिलेगा उस तरीके से भाग चुका है। मतलब कि नोटिस घर में मिलेगा, घर में ही नहीं है, नोटिस ऑफिस में मिलेगा, ऑफिस में ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। तो अपन रीजन लिख देंगे भैया राइटिंग में, और फिर जो एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन को सुनना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पे पहला पार्ट खत्म हुआ कि कोर्ट क्या करेगी? नोटिस भेजेगी। अब अगर नोटिस मिल गया तो फिर तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नोटिस नहीं मिला, नोटिस क्यों नहीं मिला? क्योंकि घर में नोटिस गया, घर में कोई था ही नहीं, ऑफिस में नोटिस गया, ऑफिस में कोई था ही नहीं। तो अगर किसी रीजन से अगर नोटिस नहीं मिल पाता है तो फिर ऐसे केस में रीजन लिखा जाएगा कि इस रीजन से नोटिस नहीं मिला, या नोटिस मिला पर वो आया नहीं, वॉट, और फिर सीधा एप्लीकेशन को सुनने का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन कौन सबमिट कर रहा है बेटा? यहाँ पे डायरेक्टर। कौन सबमिट कर रहा है एप्लीकेशन? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की बातें फिर बिना उस बंदे के सुन ली जाएगी। अगर लगेगा कि डायरेक्टर की बातें सही है तो उसको एफईओ डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। गॉट इट? क्लियर हुआ? पक्का एकदम अच्छे से बेटा। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, और जो टॉपिक नंबर 3 आएगा अब हमारा। तो टॉपिक नंबर 1 हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा कि एफईओ क्या होता है। तो हमने बोल दिया कि एफईओ कोई इंडिविजुअल होगा जिसके खिलाफ क्या आ जाएगा बेटा? अरेस्ट वारंट आ जाएगा। अरेस्ट वारंट क्यों आएगा? क्योंकि उसने शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है। क्या किया है बेटा? शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है। उसने शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है, और या तो वो इंडिया से भाग चुका है, यानी कि लेफ्ट इंडिया हो चुका है, या तो वो ऑलरेडी इंडिया के बाहर था, अब्रॉड में था, और अब वो इंडिया में आने से क्या कर रहा है बेटा? मना कर रहा है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट कितना रहेगा? एटलीस्ट 100 करोड़ का रहेगा, यानी 100 करोड़ और मोर। गॉट इट एवरीवन? अब इसके बाद हम लोगों ने बात की एप्लीकेशन की। तो टॉपिक नंबर 2 था हमारा बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन, जिसके अंदर 10 पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? यहाँ पे डायरेक्टर, जो कि अपॉइंट होता है कहाँ पे? पीएमएलए नाम के एक्ट के अंदर। और उसके पास अगर कोई मटेरियल है जिसके लगता है कि उसको किसी और के ऊपर शक है कि यह आदमी एफईओ हो सकता है, तो डायरेक्टर यहाँ पे वो एप्लीकेशन देगा किसको? स्पेशल कोर्ट को। डायरेक्टर एप्लीकेशन देगा बेटा किसको? स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन दे देगा। अब
डायरेक्टर एप्लीकेशन के साथ और क्या चीज़ें देगा, 5 चीज़ें और देगा, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आ जाता है, जिस इंसान को एफओ डिक्लेयर करना है उसके डिटेल आ जाते हैं, कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी यहाँ पे आ जाता है। अब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा बेटा, नोटिस देगा। किसको किसको नोटिस देगा, एक तो जो एफईओ है उसको देगा, और अगर एफईओ के साथ कोई इंटरेस्टेड पार्टी है तो उसको भी यहाँ पे देगा। और नोटिस के अंदर क्या क्या बातें लिखी रहेंगी, तो नोटिस के अंदर लिखा रहेगा बेटा एक तो टाइम, और टाइम यानी कि डेट, और दूसरा क्या लिखा रहेगा बेटा, प्लेस। टाइम के लिए एक और पॉइंट क्या बोला गया है कि मिनिमम टू मिनिमम कितना टाइम देना पड़ेगा, 6 हफ्ता देना पड़ेगा। अब ये जो एफईओ और इंडिविजुअल है, या तो वो एट पर्सन आ सकता है यानी खुद से आ सकता है, या तो काउंसिल के थ्रू आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये खुद भी नहीं आया और काउंसिल के थ्रू भी नहीं आया, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन को इस बंदे के बिना ही सुनना चालू कर दिया जाएगा। बस साथ में रीजन लिख देंगे कि भैया इस रीजन से, हमने तो नोटिस भेजा था पर इस रीजन से या तो नोटिस मिला ही नहीं, या तो नोटिस मिला पर वो आया ही नहीं। हम रीजन को रिकॉर्ड करेंगे और फिर एप्लीकेशन को सुनना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ बेटा, वन शॉट है तो थोड़ा सा फास्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप कम से कम मेरे लिए कमेंट तो कर ही सकते हैं, मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ आखिर। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स और थे कुछ कुछ, जैसे कि एक पॉइंट क्या था हमारा कि स्पेशल कोर्ट जो होगा वो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, उन अथॉरिटीज़ को नोटिस भेजेगा जो अथॉरिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और वो अथॉरिटीज़ क्या करेगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स को बोलेगा कि आप हमको डिटेल वगैरह बताओ वगैरह वगैरह। कितने टाइम में ये सारी बातें होंगी, तो बोला गया है 2 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। क्या वो ईमेल में भी भेजा जा सकता है नोटिस वगैरह, द आंसर इज यस, ईमेल में भी नोटिस को भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ बेटा, तो आपको रिवाइज करा दिया मैंने। अब आता है टॉपिक नंबर 3, अब आता है टॉपिक नंबर 3, यानी कि अब बच्चों डिक्लेरेशन करना शुरू करेंगे। अब डिक्लेरेशन करना अगर बेटा शुरू करेंगे तो डिक्लेरेशन का मेन काम कौन करेगा, हम सभी को मालूम है स्पेशल कोर्ट। डिक्लेरेशन करने का मेन काम कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट करेगा। किस बेसिस पे करेगा, तो जो एप्लीकेशन डायरेक्टर ने दिया था वो एप्लीकेशन, और साथ में जो मटेरियल दिया था उस मटेरियल के बेसिस पे। अब अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि हाँ भैया ये जो बंदा है ये बंदा गलत ही है, तो एफईओ की जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी बेटा, एफईओ की सारी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। कन्फिस्केट करने का मतलब क्या हुआ, अब उसका मालिक नीरव मोदी नहीं रहेगा, अब उसका मालिक कौन बन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बन जाएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए कि नीरव मोदी ने उसके ऊपर किसी और से, मान लीजिए अंबानी से लोन लिया हुआ था, अंबानी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बोला कि यार ये प्रॉपर्टी में तो मैंने नीरव मोदी को लोन दिया था, तो मेरे को अब वो प्रॉपर्टी दे दो। नीरव मोदी तो लोन मेरा देगा नहीं, और आपने उसे एफईओ भी डिक्लेयर कर दिया है, कम से कम ये प्रॉपर्टी मुझे ही दे दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, जो भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगा इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। क्या बोलेगा, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस यानी इसके ऊपर किसी भी थर्ड पार्टी का किसी प्रकार से कोई राइट नहीं होगा। यानी कि अगर आपने इसको कोलैटरल की तरह रखा है, अगर आपने इसको सिक्योरिटी की तरह रखा है, तो वो सब आप भूल जाइए। आपको यानी थर्ड पार्टी को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये प्रॉपर्टी पहले नीरव मोदी की थी और अब ये किसकी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोई और बंदा, कोई भी थर्ड पार्टी आकर यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी को बोनाफाइड तरीके से खरीदा गया है, यानी कि सही इंटेंशन से खरीदा गया है, तो ऐसे बोनाफाइड वाले प्रॉपर्टीज को अगर वो चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है। कि मान लो नीरव मोदी ने 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो जो प्रॉपर्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी में कुछ भी गलत नहीं था, कोई भी क्राइम वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोनाफाइड अगर है तो उसको क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से पहले मेरे चार्ट को देख लीजिए, बहुत ही समराइज्ड है ये, अभी अपन डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। डिक्लेरेशन करेगा, क्या डिक्लेयर करेगा, उसको एफईओ डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे, एफईओ डिक्लेयर करेंगे। तो एफईओ डिक्लेयर करने के लिए कौन यहाँ पे मेन अथॉरिटी है, स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट क्या देखेगा, एक तो एप्लीकेशन देखेगा और साथ में जो मटेरियल है उस मटेरियल को भी देखेगा। फिर अगर लगता है कि हाँ ये बंदा तो एफईओ ही है, तो सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी किसके नाम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अब से इस प्रॉपर्टी का मालिक नीरव मोदी नहीं रहेगा और कौन रहेगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन रहेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एक बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से कन्फिस्केट हो जाए, अगर ये एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से कन्फिस्केट हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस, यानी इसके ऊपर किसी और बंदे का, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी राइट नहीं रहेगा। कोई आकर कुछ भी क्लेम यहाँ पे नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से किसकी हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोई भी किंतु परंतु अगर मगर यहाँ पे नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लेकिन चाहे तो किसी प्रॉपर्टी को अगर सही तरीके से, बोनाफाइड तरीके से खरीदा गया है, तो फिर उसे देखकर उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? उसे देखकर उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्लियर हुआ? चलिए अब अपन थोड़ा सा अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ते। सबसे पहले आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेशन, हमने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था कि एप्लीकेशन को सुनेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अब प्रोसीड टू हियर द एप्लीकेशन। अब ये टॉपिक नंबर 3 है कि पहले एप्लीकेशन को सुनेंगे और फिर ऑर्डर देकर डिक्लेयर कर देंगे उस व्यक्ति को। क्या डिक्लेयर कर देंगे? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। और ये सारी बातें किस में होगी बेटा? राइटिंग में होगी। सारी बातें किस में होगी बेटा? राइटिंग में होगी। क्या ये बात क्लियर हो गया सभी को? अगला, ऑन डिक्लेरेशन स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? कन्फिस्केट करेगा इसे। किसके नाम से? सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। किसके नाम से बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। यानी कि अब ये प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली। अगर बेटा किसी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब नहीं मालूम है, तो मैंने पीएमएलए के अंदर इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। या तो वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा? बेनामी प्रॉपर्टी। या तो वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा? बेनामी प्रॉपर्टी है। एक बार अगर वो कन्फिस्केट हो गया, तो ऐसे केस में भले वो प्रॉपर्टी इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किसी भी हाल में कर लिया जाएगा। किसी भी हाल में उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। अगला, The confiscation order shall separately list any other property owned by FEO in India which is to be confiscated. इंडिया में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना है उसका पूरा एक लिस्ट बनाया जाएगा और इस लिस्ट की मदद से पूरा का पूरा कन्फिस्केशन होगा। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए कि उसकी कोई प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा। क्या करेगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा। किसको? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, कि हम चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी को हम क्या करें? कन्फिस्केट कर ले। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या कर ले? कन्फिस्केट कर ले। तो एक तो लिस्ट बनाएगा, पहली बात लिस्ट बनाएगा। दूसरा, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, दोनों कन्फिस्केट कर सकता है। तीसरा, अगर वो इंडिया के बाहर है, तो इंडिया के बाहर हमारा दोस्त होगा ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होगा। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को अपन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को क्या भेजेंगे बेटा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में अपन उनको कहेंगे कि प्लीज हमें आपके देश में आने के उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने दीजिए, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारे यहाँ के एफईओ का है। वो किसका है? वो हमारे यहाँ के एफईओ का है। क्या ये बात क्लियर हो गई? पक्का? चलिए 6 पॉइंट, वही बात बोला है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया जाएगा। कौन से मैनर में, कौन से फॉर्म में, ये होगा एज में बी स्पेसिफाइड। क्लियर है? लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट अगर चाहे, माफ करना, स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकता है। एग्जेम्प्ट कर सकता है। किसको एग्जेम्प्ट कर सकता है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को जिसको बोनाफाइड तरीके से खरीदा गया है, विदाउट नॉलेज खरीदा गया है, बोनाफाइड तरीके से खरीदा गया है, विदाउट नॉलेज खरीदा गया है ऑफ प्रोफिट्स ऑफ क्राइम, उस प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसको अपन कन्फिस्केट नहीं करेंगे, इसको अपन कन्फिस्केट नहीं करेंगे। एक बार अगर कन्फिस्केट हो गया, एक बार अगर कन्फिस्केशन हो गया, तो सारे राइट्स और सारे टाइटल उस प्रॉपर्टी का किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, विच विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, विच विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये भी हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब जो अगला पार्ट है बच्चों, टॉपिक नंबर 4, वो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन से जो आया है जून 2024 में, ताकि आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए और साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 5 क्वेश्चन इसके पहले हैं, वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। पर जून 2024 में जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और साथ ही साथ अपन उस टॉपिक को भी कवर करेंगे जिसका नाम है पावर ऑफ सर्वे। क्या नाम है? पावर ऑफ सर्वे। अब सर्वे का बेसिकली मतलब क्या है बच्चों, ये पहले समझ लो और उसके बाद इस सेक्शन के अंदर अपन जाएंगे। जैसे कि
जनगणना होता है इलेक्शन के पहले। तो क्यों होता है जनगणना भैया? ताकि ये समझ में आ जाए कि भैया किसके घर में कितने लोग हैं, कितने वोटर्स होंगे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वगैरह वगैरह। यानी कुल मिला के कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम कहेंगे इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन, प्लेस को देखना, लोगों को देखना, वगैरह वगैरह। यही सर्वे होता है। इसी तरीके से अगर मेरे को डाउट है कि कोई व्यक्ति एफईओ है, अगर मेरे को डाउट है कि कोई व्यक्ति एफईओ, तो मैं सर्वे करूंगा। मैं क्या करूंगा? सर्वे करूंगा। यानी मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके घर में सच में जो प्रॉपर्टीज है, सच में जो सारी चीजें हैं, क्या वो गलत पैसों से किया गया है, क्या वो गलत चीज़ों से किया गया है, गलत तरीके से एक्वायर किया गया है। मैं ये देखना चाहता हूँ। और इसी बात को अपन कहते हैं सर्वे करना। और क्या सर्वे करने का पावर यहाँ पे दिया गया है? द आंसर इज यस। सर्वे करने का पावर दिया गया है, सर्च करने का पावर दिया गया है, बहुत सारे पावर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, पावर टू एंटर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज को अपन सर्वे नहीं कर पाएंगे जब तक अपन उस जगह पे घुसते नहीं है। वेयर अ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर खुद भी जा सकता है, किसी और को भी जाने बोल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, बार बार ये वर्ड आएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, यानी कुछ सबूत है जिससे कि उसको कहीं ना कहीं कारण मिला, रीजन मिला कि सामने वाला व्यक्ति एफईओ है, जिससे कि उसको रीजन मिला कि सामने वाला व्यक्ति एफईओ है, तो उसके यहाँ पे जाएगा। अब मान लीजिए नीरव मोदी रहता है दिल्ली में, तो क्या वो दिल्ली में जा सकता है? यस। नीरव मोदी रहता है दिल्ली में, तुम जाके चंडीगढ़ में उसके मामा के भतीजे के घर में जा रहे हो, क्या ये सही रहेगा? द आंसर इज नो, ये ठीक नहीं है। तो यहां पे बोला गया है कि विद इन द लिमिट ऑफ एरिया असाइन टू हिम, कहने का मतलब डायरेक्टर को जितना एरिया असाइन किया गया उतने में ही जा सकता है। सर कितना एरिया असाइन किया गया है? बेटा ये हमारे काम की बात नहीं, ये रूल्स में लिखा हुआ है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जितना असाइन किया गया यानी जितना लॉ में लिखा गया है, सिर्फ उतने जगह पे वो घुस सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो अपनी मनमानी कर ले। क्लियर हो गया? इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड बाय सच अदर अथॉरिटी हु इज असाइंड द एरिया विद इन सच प्लेस इज सिचुएटेड। अगर कोई और अथॉरिटी ने, कोई और कोर्ट ने अगर उसको ये पावर दिया है कि तुम जाके चेकिंग कर सकते हो, तो जितना जगह का पावर दिया है सिर्फ उतने जगह का ही चेकिंग हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इतनी सी बात बस याद रखिए बच्चों, डायरेक्टर खुद जा सकता है, डायरेक्टर किसी और को भी भेज सकता है। क्यों जा रहा है डायरेक्टर? क्योंकि उसके पास रीजन टू बिलीव है, उसके पास कोई कारण है। और वो कारण कैसे आया? क्योंकि उसके पास कोई मटेरियल है। उसके पास क्या है बेटा? मटेरियल है। तो बात को समझने की कोशिश करो। डायरेक्टर जाएगा या तो कोई और को भेजेगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास कोई रीजन टू बिलीव है, कोई कारण है। और वो कारण क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई मटेरियल है, कोई सबूत है। ठीक है सर। कहाँ कहाँ जा सकता है? जितना एरिया उसको असाइन किया गया है वहां तक जा सकता है, या अगर कोई और अथॉरिटी ने अगर उसको कोई एरिया असाइन किया तो जितना असाइन किया है वहां तक जा सकता है। अच्छा ठीक है सर, घुस गए, घर में घुस गए। अब घर में घुस के क्या करेंगे? घर में घुस के करेंगे अपन इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन। क्या करेंगे? इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को वेरीफाई करना, या किसी भी चीज को क्या बोलना चाहिए, जैसे आपने बोला कि मेरी इनकम है 20 लाख, तो इंस्पेक्शन करके पता चला 40 लाख है। आपने बोला इस बैंक अकाउंट में 5 लाख रखे हैं। हम वेरीफाई करेंगे, यानी किसी चीज को सही है या नहीं देखना, किसी चीज को सही है या नहीं देखना। तो हम ये देखेंगे कि वहां पे 5 लाख ही है उस बैंक अकाउंट में या 5 लाख से ज्यादा है। इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। क्या बोलते हैं? वेरीफाई करना, एक तरीके से चेक करना। क्लियर हुआ? देखिए क्या बोला है, डायरेक्टर या कोई भी और ऑफिसर जाएगा, अगेन सेम लाइन, बेसिस ऑफ मटेरियल। बेसिस ऑफ मटेरियल के हिसाब से उसके पास रीजन टू बिलीव है कि सामने वाला क्या है? एफईओ है। तो वो रिक्वेस्ट करेगा प्रोप्राइटर को, एम्प्लॉय को, या किसी भी और इंसान को कि आप हमको अपने रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन करने दीजिए। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह में तो लिखा होगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, सब बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह में लिखा होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट एक तरीके का क्या हो गया बेटा? रिकॉर्ड हो गया। तो उस रिकॉर्ड को अपन चेक कर सकते हैं। afford him the necessary facility to check or verify proceeds of crime या any transaction related to proceed of crime। कोई भी ट्रांजैक्शन को जो कि पैसों से रिलेटेड है। कौन सा पैसा? वो पैसा जो कि क्राइम का पैसा है, वो पैसा जो कि क्राइम का पैसा है। उस पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी चीज चेक करना हो, कोई ट्रांजैक्शन देखना होगा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। किसको दिखाना पड़ेगा? डायरेक्टर को, या डायरेक्टर ने जिस भी बंदे को बोला है उस बंदे को। गॉट इट एवरीवन? और ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट है, यूजफुल है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर चाहे तो मांग सकता है। क्लियर हुआ? अब प्रोसीजर क्या होगा चेकिंग का बेटा? तो पहला प्रोसीजर क्या है? मार्क लगाना। जैसे कि अपन कॉपी चेक करते हैं,
तो अपन मार्क्स ले देते, यहाँ पे इतना मार्क्स फिर टोटल होगा। इसी तरीके से बेटा पूरा घर में देख रहा हूँ, मुझे डाउट जिस जिस जगह पे होगा मैं उस जगह पे मार्क करूंगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहा हूँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट में को जहाँ जहाँ डाउट होगा मैं वहाँ मार्क करूंगा, और फिर मैं सामने वाले को बोलूंगा कि एक काम करो, जहाँ जहाँ मार्क किया हो ना वो सारा मेरे को एक एक फोटो कॉपी करके दे दो। तो एक तो मार्क करेंगे और साथ में सामने वाले को बोलूंगा कि तुम मुझे फोटो कॉपी करके निकाल के दे दो। दूसरा, कोई भी अगर इन्वेंट्री पड़ा हुआ है और हमको इन्वेंट्री में शक है तो हम उसको भी चेक और वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा, रिकॉर्ड करेगा किसी भी स्टेटमेंट को जो वहां पे इंसान मौजूद है। यही सेम पॉइंट बच्चों आगे पीएमएलए पीबीटीए में भी ऐसे सिमिलर पॉइंट्स हैं कि वो मार्क लगाएगा, इन्वेंट्री को देखेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन को यहाँ पे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हुआ? इसको मैं कहता हूँ इसलिए IMCS। क्या कहता हूँ मैं, IMCS। तो आई फॉर क्या करेगा बेटा, इन्वेंट्री को चेकिंग करेगा, एम का मतलब क्या है बेटा, मार्क लगाएगा। क्या लगाएगा, मार्क लगाएगा। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, जिस भी व्यक्ति को सही लगता है उस व्यक्ति का यहाँ पे क्या ले सकता है, स्टेटमेंट ले सकता है। क्या ले सकता है, स्टेटमेंट ले सकता है। कोई भी और चीज अगर बच गई तो उसको क्या कर सकता है, वो चेक वगैरह कर सकता है। तो IMCS क्या क्या कर सकता है, IMCS यहाँ पे कर सकता है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा पावर ऑफ सर्वे। एक क्वेश्चन आपको और कराना है मेरे को, सर्च। तो अभी हमने क्या किया, सर्वे कौन से सेक्शन में है बेटा, सेक्शन नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन सर्वे। क्लियर हो गया? अब अपन जाएंगे कहाँ पे, सेक्शन नंबर 9 में, सर्च ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे बहुत ही लंबी लिस्ट दी गई है, इसको पॉइंट्स में बहुत ही प्यारे तरीके से बांटा गया, तो अपने को बस पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या बोला है, पावर टू सर्च। क्या पावर है यहाँ पे, यस पावर दिया गया है। कौन पावर देगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन पावर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर। दूसरा, पर्सन टू बी सर्च। क्या किसी को भी सर्च किया जा सकता है, द आंसर इज नो। क्या बोला गया है, वेर एन अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च अ पर्सन ही शैल टेक सच पर्सन विद इन 24 आवर्स टू द नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर सुपीरियर इन हिज रैंक और अ मजिस्ट्रेट। ये आप लोगों ने बच्चों सीआरपीसी वगैरह में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको लेकर जाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि पुलिस ने मेरे को उठाया और पुलिस मेरे को उठा के अपने पास 10 दिन तक रख लिया, क्या ऐसा कर सकता है, द आंसर इज नो। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया होगा तभी सर्च होगा। दूसरी बात, आपको अगर सर्च करना है तो आप मुझे लेंगे और मजिस्ट्रेट के पास पहले आप 24 घंटे मुझे पेश करेंगे। क्लियर हुआ? जो भी होना है वो 24 घंटे में ही होगा, उससे ज्यादा देर तक आप मुझे रख नहीं सकते। क्या सर जर्नी का टाइम इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, द आंसर इज नो। तो इस 24 घंटे में इट शैल इंक्लूड द टाइम फॉर जर्नी, तो मान लीजिए मुझे जहां से उठाया गया वहां से मजिस्ट्रेट का घर 10 घंटा दूर है। कितना दूर है, 10 घंटा। घर नहीं, मतलब मजिस्ट्रेट का ऑफिस 10 घंटा दूर है, और टोटल टाइम अगर मान लीजिए लग गया 30 घंटा, तो क्या यहाँ पे लॉ का वायलेशन हुआ या लॉ को फॉलो किया गया? तो सर 30 घंटे में ना 10 घंटे तो सर जाने आने का था, तो इस 10 घंटे को आप निकाल दो तो बचा कितना, 20 घंटा। कितना घंटा बचा, 20 घंटा। और बोला कितना गया है मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के लिए, 24 घंटा। तो ये तो 20 घंटा यानी विद इन लिमिट है, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, क्लियर हुआ? जो मजिस्ट्रेट होगा या जो गेजेटेड ऑफिसर होगा जिसके पास आप पेश करेंगे, वो यहाँ पे देखेगा कि क्या यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है उसे सर्च करने का कि नहीं है। अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो ऐसे केस में उस इंसान को बोलेगा कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा सर्च यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं भैया सर्च करने का रीजन तो है, तब फिर उसको सर्च किया जाएगा। द गेजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बिफोर हुम एनी सच पर्सन इज ब्रॉड, जिसके सामने लाया गया है वो देखेगा कि क्या रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं। अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो फिर उसको सर्च किया जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए जिसके सामने सारी चीजें सर्च होंगी। क्या क्या रिकॉर्ड, क्या क्या प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा उसकी एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, और सिग्नेचर किया जाएगा विटनेस का कि हमने ये चीजें सर्च की है, देख लो भैया हमने कोई और फालतू चीज को हाथ भी नहीं लगाया है। अगर कोई फीमेल का अगर सर्च करना है तो फीमेल को सर्च करने के लिए वहां पे एक फीमेल होनी चाहिए।
फीमेल अगर है तो वही सर्च करेगी, उसके अलावा फीमेल को कोई और सर्च नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? इतनी बात याद रहेगी बेटा। लास्ट वाला पॉइंट एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिकॉर्ड करना है सारी बातों को, इतना ही लिखा है। तो इसके अंदर क्या क्या बातें आ जाती है बेटा? सबसे पहला तो बात यह आ जाता है कि ऑथराइज करेगा कौन, ऑथराइज करेगा कौन? तो ऑथराइज करेगा अथॉरिटी को, ऑथराइज करेगा अथॉरिटी को कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अथॉरिटी को ऑथराइज करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पहली बात। दूसरी बात, कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है? 24 घंटे के अंदर लेकर जाना है। तीसरी बात, क्या इसके अंदर जर्नी वाला टाइम इंक्लूडेड होगा? द आंसर इज नो, जर्नी वाला टाइम यहाँ पे एक्सक्लूडेड होगा, यानी कि ऐड नहीं करना है, यानी कि उसे ऐड नहीं करना है। चौथी बात, क्या ये जो मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा तो क्या वो हमेशा सर्च करेगा? द आंसर इज नो। तो देखा जाएगा कि रीजनेबल ग्राउंड है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। अगर बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, अगर रीजनेबल ग्राउंड है, अगर बेटा रीजनेबल ग्राउंड है फिर तो सर्च किया जाएगा, पर अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज। क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज। क्या कोई हमको लिफ्ट बनानी पड़ेगी जिस लिफ्ट के अंदर सारी बातें लिखी होंगी कि कौन से रिकॉर्ड को अपन सर्च कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को अपन सर्च कर रहे हैं? द आंसर इज यस। सारा रिकॉर्ड, सारा प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि कौन से प्रॉपर्टी, कौन से रिकॉर्ड को अपन यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। क्या सर्च ऐसे ही कर लेंगे अकेले चुपके चुपके? द आंसर इज नो। विटनेस भी होना चाहिए, विटनेस कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 और मोर यहाँ पे चल जाएगा। क्लियर हुआ? साइन करवाएंगे, किसका साइन कराएंगे? विटनेस का साइन कराएंगे कि देखिए जो जो बोला था वही वही चीज हमने यहाँ पे सर्च किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे टच भी नहीं किया। क्लियर हुआ? अगर फीमेल को सर्च किया जा रहा है तो फीमेल को सर्च करने के लिए कौन लगेगा? ओनली फीमेल, यानी फीमेल ही यहाँ पे फीमेल को सर्च कर सकती है, कोई और उसको सर्च नहीं कर सकता। क्या ये बातें क्लियर हो गई बच्चों? तो पावर ऑफ सर्च ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी ज़्यादातर जगहों पे सेम रहता है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। गॉट इट एवरीवन? एक बार और आपको रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात क्या बोला गया है कि ऑथराइज करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है, या जो भी गेजेटेड ऑफिसर होगा उसके पास लेकर जाना है। इस 24 घंटे के अंदर जर्नी का टाइम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना, यानी कि हटा देना। हटाने के बाद देखना कि 24 घंटे के अंदर पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। फिर मजिस्ट्रेट देखेगा कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है क्या सर्च करने का। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है सर्च करने का फिर तो सर्च किया जाएगा, पर अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो फिर सर्च नहीं किया जाएगा और उस आदमी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उस आदमी को क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या अपन किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, आए दाएं कुछ भी? द आंसर इज नो। एक लिफ्ट बनानी पड़ेगी, लिफ्ट के अंदर रिकॉर्ड कौन कौन से सर्च होंगे, प्रॉपर्टी कौन कौन से सर्च होंगे, सारी बातें लिखी होगी। क्या सर्च ऐसे ही हो जाएगा? द आंसर इज नो। सर्च करने के समय 2 विटनेस या 2 से ज्यादा विटनेस वहां पे मौजूद होने चाहिए। बाद में फाइन लिया जाएगा ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि कुछ भी हमने गलत नहीं किया। अगर कोई फीमेल का चेकिंग हो रहा है, फीमेल का अगर सर्च हो रहा है, तो वहां पे कोई फीमेल का होना जरूरी है, यानी कि फीमेल ही फीमेल को सर्च कर सकती है, कोई और सर्च यहाँ पे नहीं कर सकता। क्या ये बात क्लियर हुआ बच्चों? तो हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के 5 टॉपिक कर लिए। टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या था बेटा? टॉपिक नंबर 3 था हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मैंने पूरा चार्ट, पूरी समरी आपको बना के दे दी है, वो समरी आप बना लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। टॉपिक नंबर 4 फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों? टॉपिक नंबर 4 किया हमने सर्वे। सर्वे के अंदर क्या क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है इंस्पेक्शन और एक आ जाता है आपका वेरिफिकेशन। एक आ जाता है इंस्पेक्शन और दूसरा क्या आ जाता है? वेरिफिकेशन। एरिया अगर आप देखें तो सिर्फ उतना ही एरिया इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन हो सकता है जितना एरिया या तो असाइंड है या तो अथॉरिटी ने बोला है। जितना एरिया या तो असाइंड है या जितना अथॉरिटी ने बोला है, उतना ही एरिया को इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? तो IMCF एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के थ्रू अपन इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। यानी कि आई का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इन्वेंटरी को देखेंगे। एम का मतलब मार्क लगाएंगे और मार्क के बाद कॉपी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एस का मतलब क्या है बेटा? किसी का स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड करना है तो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद पावर ऑफ सर्च था हमारा, जो कि था हमारा टॉपिक नंबर 5। क्या था ये हमारा? टॉपिक नंबर 5। चलिए आगे आते हैं। सेक्शन नंबर 12 ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, डिक्लेरेशन ऑफ एफईओ। डिक्लेरेशन के अंदर हमने कन्फिस्केशन की बात की। देखिए, प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो,
ठीक है। रिक्वायरमेंट्स रहेगी कि अपन क्या करेंगे कि लिफ्ट बनाएंगे, लेटर इशू करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को कि भैया तुम लोग हमको तुम्हारे आउटसाइड इंडिया में जाने दो, तुम्हारे देश में जाने दो, और वहां जाकर हमको प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने दो। क्लियर हुआ? कोई प्रॉपर्टी को एग्जाम भी किया जा सकता है क्या? आंसर इज यस, प्रॉपर्टी को एग्जाम भी किया जा सकता है। गॉट इट? कन्फिस्केशन होने के बाद ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। क्या स्पेशल कोर्ट प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता है? अगर ये पता चल जाता है कि एफईओ नहीं है वो, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। विथ होल्डिंग रिलीव्ड ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अपील प्रोसीडिंग। अपील अभी आया नहीं है, अपील के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इस टॉपिक को भी मैं पढ़ा देता हूं यहीं से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, क्योंकि बहुत ही अच्छे हेडिंग्स के अंदर इसको दिया गया करके मैं यहां से पढ़ा रहा हूं। एफईओ इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग सिविल क्लेम एज पर एफईओ एक्ट। यानी कि मान लीजिए अगर एफईओ में केस चालू हो गया, स्पेशल कोर्ट में अगर केस चल रहा है, तो क्या है ऐसे केस में आप किसी और सिविल कोर्ट में कोई सिविल केस कर सकते हो? द आंसर इज नो। प्रोहिबिशन ऑन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी कि नीरव मोदी की बात की जा रही है कि नीरव मोदी कोई भी सिविल केस यहाँ पे नहीं कर सकता। ऑन अ डिक्लेरेशन ऑफ एफईओ, यानी एक बार अगर आप एफईओ डिक्लेयर हो गए तो आपके सारे रास्ते बंद, सारा कोर्ट सारा ट्रिब्यूनल बंद। एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया in any civil proceeding may disallow such individual from putting a forward or defending any civil claim। ना वो पुटिंग फॉरवर्ड यानी कि ना वो केस कर पाएगा, ना कोई सिविल क्लेम को वो डिफेंड कर पाएगा, यानी कि आपके सारे रास्ते हो गए बंद। कहां पे लिखा है? सेक्शन नंबर 14। पावर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू डिसअलाउ सिविल क्लेम। कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल जो कि हमारे इंडिया में है, इन एनी सिविल प्रोसीडिंग में डिसअलाउ एनी कंपनी और एलएलपी फ्रॉम पुटिंग फॉर डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम इफ एन इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और एलएलपी और मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैज बीन डिक्लेयर्ड एफईओ। कुल मिला के अगर वो बंदा खुद ना करके अपनी कंपनी के थ्रू, अपने एलएलपी के थ्रू या किसी भी और चीज के थ्रू अगर वो केस करवाना चाहता है, तो क्या वो करवा सकता है? द आंसर इज नो। अगर किसी कंपनी के या एलएलपी का प्रमोटर या कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर, कोई भी ऐसा इंसान अगर एफईओ डिक्लेयर हो गया है, तो उसकी जो कंपनी या एलएलपी होगी वो भी कोई सिविल केस यहाँ पे नहीं कर पाएगी, ना फॉरवर्ड कर पाएगी ना डिफेंड कर पाएगी, ना फॉरवर्ड ना डिफेंड, दोनों ही नहीं कर पाएगी। क्लियर हुआ आप लोग को? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 6। ये हमारा टॉपिक नंबर क्या हो गया बेटा? 6। पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम। पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम। ये दिसंबर 2023 यानी कि एकदम रिसेंट में केस आया है, बहुत ही बढ़िया केस है। क्या बोल रहा है? फैजल एक एफईओ है, एफईओ डिक्लेयर हो गया देखिए, और बाहर चला गया इंडिया के टू अवॉइड लीगल प्रोसीडिंग। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू पावर ऑफ सिविल क्लेम टू डिसअलाउ, सॉरी, पावर ऑफ कोर्ट टू डिसअलाउ सिविल क्लेम। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 14 ही लिखना था, और ये आपका सेक्शन नंबर 14 एग्जाम में आ भी चुका है। क्लियर हुआ बेटा? अब इसके साथ जुड़ के आता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 7 हमारा हो गया, 9 हमारा हो गया, 14 हो गया। अब अपन कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप आगे पीछे करके करवा रहे हैं बेटा, इसका बहुत लिंकिंग नहीं है एक दूसरे टॉपिक से, इसलिए अपन इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जिन टॉपिक का पहले पहले लिंकिंग था उसको मैंने पहले पढ़ा दिया कि एफईओ क्या होता है, एप्लीकेशन देंगे, फिर डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, वो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ना था। लेकिन अब जो है ना, ये सारे पावर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? पावर्स की बात हो रही है कि पावर क्या है? सर्च कर सकते हैं। पावर क्या है? सर्वे कर सकते हैं। पावर क्या है? कि हम किसी और के क्लेम को नहीं होने देंगे। पावर क्या है? कि हम अटैचमेंट कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए। कुल मिला के कितने टाइप के पावर हो गए बेटा? 4 टाइप के पावर हो गए। इस एक्ट के अंदर 4 टाइप के पावर हो गए, उसके अलावा कोई और नहीं है। सेक्शन नंबर 5 में हम किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। अगर हमको क्या हो गया? शक हो गया, तो हम अटैच कर देंगे ताकि वो उस प्रॉपर्टी को बेच के भाग ना जाए। सेक्शन नंबर 7 के अंदर थाला फॉर अ रीजन क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 के अंदर क्या हो गया? सर्च हो गया बेटा। क्या हो गया? सर्च हो गया। सर्च के लिए क्या बोला गया है बेटा? सर्च के लिए बोला गया है, बहुत सारे पॉइंट है, वो आपने लिखा दिया है सर, अपन वहीं से पढ़ लेंगे। सेक्शन नंबर 14 क्या है? कि कोई भी और सिविल कोर्ट में वो कोई भी सिविल क्लेम ना फॉरवर्ड कर पाएगा ना
डिफेंड कर पाएगा। ये अलग अलग तरीके के 4 पावर हो गए। क्लियर हुआ बेटा? अब अपन ने 3 पढ़ लिया है, अब अटैचमेंट पढ़ेंगे, कहानी खत्म। अटैचमेंट का मतलब ही क्या है बेटा? द डायरेक्टर ऑथराइज्ड या पर्सन ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। कुल मिला के क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टर या जो भी व्यक्ति उसने ऑथराइज किया है वो स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेकर अगर उसको डाउट हो रहा है तो सामने वाले की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा? अटैच कर लेगा। अटैच करने का मतलब क्या होता है कि भैया वो उस प्रॉपर्टी को एक तरीके से बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब ना वो किसको सेल कर पाएगा, ना किसको ट्रांसफर कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? आगे, केसेस इन विच प्रॉपर्टी कैन बी अटैच बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन विद स्पेशल कोर्ट। एप्लीकेशन के पहले भी अगर फिर शक है, शक के बेसिस पे क्या उसको अटैच किया जा सकता है? पता है, डायरेक्टर को पता है कि अगर इस नीरव मोदी को पता चल गया ना तो तुरंत प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, तुरंत प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा। तो एप्लीकेशन देने के पहले ही, एप्लीकेशन अभी गया भी नहीं है स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन गया भी नहीं है, उसके पहले ही क्या अटैचमेंट हो सकता है? द आंसर इज यस। अगर इस बात का प्रूफ है आपके पास कि वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली प्रॉपर्टी है, या तो बेनामी प्रॉपर्टी या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में वो अगर चाहे तो इसको अटैच कर सकता है। उसको क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है। अटैचमेंट का बेटा यहाँ पे टाइम लिमिट कितना दिया गया है? 30 डेज। 30 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है, लेकिन इसको कंटिन्यू किया जा सकता है कितने दिन के लिए? 180 डेज के लिए। कितने दिन के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है? 180 डेज के लिए इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। क्या बाद में भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? द आंसर इज यस। स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो इसको और एक्सटेंड आगे कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा? पक्का क्लियर हुआ? एक बार फिर से, अगर मान लीजिए प्रोविजनल अटैचमेंट कर रहे हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट यानी शक के बेसिस पर अटैचमेंट कर दिए। किसके बेसिस पर अटैचमेंट कर दिए? शक के बेसिस पर अटैचमेंट कर दिए, तो 30 डेज। और अटैचमेंट आगे जाके इसको कितने दिन तक किया जा सकता है? 180 डेज तक। यानी पहले प्रीलिमिनरी बोलते हैं ना, प्रीलिमिनरी 30 डेज, एकदम स्टार्टिंग में 30 डेज, पर फिर एप्लीकेशन वगैरह देने के बाद आराम से 180 दिन तक भी आप अटैच कर सकते हो। अगर स्पेशल कोर्ट को लगा कि यार 180 दिन तो बहुत कम है, तो वो इस टाइम लिमिट को और ज्यादा आगे एक्सटेंड कर सकता है। क्लियर हुआ? क्या एक बार ये प्रॉपर्टी अगर अटैच हो गई तो आप इसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे? द आंसर इज नो। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, यानी आपको रहना है घर में, आप रह लो, लेकिन आप इस घर को ना बेच पाओगे, ना किसी को ट्रांसफर कर पाओगे, ना कुछ और। क्लियर हुआ बच्चों? पक्का? तो एक बार फिर से, प्रोविजनली अटैच, प्रोविजनली अटैच कितने दिन के लिए किया जाएगा? प्रोविजनली अटैच किया जाएगा 30 दिन के लिए। अटैच किया जाएगा, प्रोविजनल और अटैच में आई होप आपको फर्क समझ में आता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मार्कशीट होता है, मार्कशीट हमारा होता है प्रोविजनल, और मार्कशीट के नीचे लिखा रहता है कि दिस इज नॉट फाइनल मार्कशीट, कुछ दिनों बाद आपको फाइनल मार्कशीट आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोविजनल यानी बस शक के बेसिस पे अपन 30 दिन तक प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। जब एप्लीकेशन वगैरह दे देंगे तो स्पेशल कोर्ट के परमिशन से 180 दिन तक अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि नहीं भैया एक्सटेंशन होना चाहिए, तो क्या एक्सटेंशन यानी 180 दिन से भी और आगे बढ़ सकता है? द आंसर इज यस। 180 दिन से भी और आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या एक बार अगर प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो क्या अटैचमेंट का मतलब यह है कि आप इंजॉयमेंट नहीं कर सकते? द आंसर इज नो। आप इंजॉयमेंट कर सकते हो, यानी आप वहां पे रह सकते हो, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी सेल हो पाएगा? नहीं। क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं। यानी आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी सरकार कुछ भी ऐसा नहीं चाहती जिसको आप करके देश छोड़ के भाग जाओ। आप इंजॉय करोगे तो देश में रहना पड़ेगा ना इंजॉय करने के लिए, लेकिन अगर आप बेच दोगे तो बेच के पैसा लेके भाग जाओगे, ट्रांसफर करके पैसा लेके भाग जाओगे, तो सरकार नहीं चाहती कि आप देश से भागो। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो एक बार फिर से, अटैचमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। अटैचमेंट करने वाला व्यक्ति कौन है बेटा? डायरेक्टर। क्या सर डायरेक्टर के अलावा कोई और भी कर सकता है? यस। अगर डायरेक्टर किसी और को ऑथराइज करे, अगर डायरेक्टर किसी और को ऑथराइज करे तो वो व्यक्ति भी यहाँ पे अटैचमेंट कर सकता है। अटैचमेंट होगा कितने समय के लिए? नॉर्मली 30 डेज, अगर शक है तो। एक बार एप्लीकेशन वगैरह चला गया 180 डेज तक अटैच हो जाएगा। और आगे अगर एक्सटेंड करना है, आगे अगर एक्सटेंड करना है तो क्या एक्सटेंशन भी अलाउड है? द आंसर इज यस, एक्सटेंशन भी अलाउड है। इतनी बात समझ में आई? एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया बेटा? तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया, कौन सा वाला? फैजल वाला अभी अभी आया है।
ठीक है, ये फैसल वाला दिसंबर 23 में अभी अभी आया है। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने आपको पावर ऑफ सर्च, पावर ऑफ सर्वे ये सब करवा दिया, डिक्लेरेशन आपको करवा दिया, निमोनिक्स भी आपको बना दिया। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन सेक्शन नंबर 4, एप्लीकेशन दिया जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। डिटेल के अंदर 5 बातें जाएगी, ये भी आपको बताया हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये एक क्वेश्चन बस बच गया है, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, और लगभग हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस, कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसको करने पे उसको एफईओ डिक्लेयर किया जाएगा, कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसको करने पे उसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो मैंने अपनी क्लास में ना बच्चों को ये कराया ही नहीं है। क्यों नहीं कराया, ध्यान से सुनना। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि इसके अंदर जितने भी एक्ट आएंगे ना, ज्यादातर एक्ट बच्चा या तो जीआईजीएल में या तो ईसीआईपीएल में कहीं ना कहीं पढ़ेगा। जब वो पढ़ लेगा तो मैं उसको एंड में, जब क्लासेस एंड होने वाली होगी, एंड होने वाली क्लासेस में मैं उसको ये शेड्यूल ऑफेंस कराऊंगा और बोलूंगा याद आ रहा है पीबीटीए का वो सेक्शन, याद आ रहा है इनकम टैक्स का वो सेक्शन, कस्टम का वो सेक्शन, आईपीसी का वो सेक्शन। तो इस तरीके से मैं बच्चे को रिकॉल कराऊंगा। पर क्योंकि ये वन शॉट है तो वन शॉट में मैं सारी चीज़ें फिर भी कवर कर ले रहा हूँ। तो बस एक्ट का आप नाम याद रखो। एकदम अगर सेक्शन नंबर याद नहीं रहता है तो भी चलेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ कि सर क्या सेक्शन नंबर एकदम याद रखना ज़रूरी है। 3-4 ऐसे सेक्शन जिसको याद रखना ज़रूरी है, पर ज़्यादातर में एक्ट अगर आपको याद रहेगा तो भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या बोला है, आईपीसी का कोई ऑफेंस। तो यहाँ तो सेक्शन नंबर बोला ही नहीं है। आईपीसी भी कहाँ पढ़ोगे आप, जीआईजीएल के अंदर। अब ये बदल के बीएनएस हो चुका है। 138 बहुत ही फेमस सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ पे चेक डिसऑनर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, चेक डिसऑनर हो जाता है। जनरली जैसे नीरव मोदी ने क्या किया, लोन लिया और लोन को रीपे करने के लिए एक चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। ये वर्ड आपने सुना होगा, चेक बाउंस हो जाना। ये भी आप जीआईजीएल के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, अब आरबीआई तो कहीं पे आप पढ़ोगे नहीं। पीबीटीए बच्चों आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे, ईसीआईपीएल में ही पढ़ोगे, तो उसके कुछ ऑफेंसेस। इसके अलावा सेबी आप लोग सीएमएफएल में पढ़ते हैं। तो सीएमएफएल के अंदर आप सेक्शन नंबर 12 और 24 का नाम बहुत बार सुनोगे, बहुत ही फेमस सेक्शन है, वो वाला सेक्शन यहाँ पे कवर हो गया। कस्टम आपको कंचन मैम पढ़ा रही होगी, उसका सेक्शन नंबर 135 है, जहाँ पे आप ड्यूटी ही नहीं दिए, जहाँ पे आप क्या नहीं दिए, ड्यूटी ही नहीं दिए। अगला पीएमएलए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वन शॉट डला हुआ है, सेक्शन नंबर 3 और 4 ये अभी आपको पता है। सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, और सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है, उसका पनिशमेंट। इसके बाद एफसीआरए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसके कुछ ऑफेंसेस जो कि कहाँ मेंशनड है 34-35 में। कंपनी एक्ट आप लोग पढ़े हुए हैं, उसके कुछ ऑफेंसेस। ब्लैक मनी एक्ट ये डायरेक्ट टैक्स में पहले हुआ करता था, अब ये हट गया है। और फिर जीएसटी का सेक्शन नंबर 132। तो तुम ये सोचो ना कि तुम लोग कौन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो, वही वही एक्ट के सारे ऑफेंसेस हैं। तो शेड्यूल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, सारे वही वाले हैं जो आप अलग अलग जगह पे पढ़ते हो। आप क्या क्या पढ़ते हो, सर हम लोग ना डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ब्लैक मनी होता है, तो ब्लैक मनी एक्ट हो गया। ठीक है सर। और सर हम लोग ना जीएसटी भी पढ़ते हैं, तो सर जीएसटी का भी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, हम कस्टम भी पढ़ते हैं, तो कस्टम का भी सेक्शन हो जाएगा 135, कस्टम एक्ट का सेक्शन नंबर 135 ही है ना, ये देखिए 135 ही कस्टम एक्ट सेक्शन नंबर 135। इसके बाद सर हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, तो उसका कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं अपन वहाँ पे। तो कंपनीज एक्ट के लिए क्या बोला है, सर्टेन ऑफेंसेस। क्या बोला है, सर्टेन ऑफेंसेस। ये वर्ड आप इस्तेमाल कर दोगे कोई नंबर नहीं कटेगा। सबको पता है कि कोई बच्चा रोबोट नहीं है कि उसको सारे सेक्शन एकदम मुंह जुबानी याद हो, और खासकर ऐसे सेक्शन जिसका कोई रोल ही नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखिए 138 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे को याद रह जाता है। ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद आईपीसी आप पढ़ते हैं, जो अब बीएनएस बन गया है। तो आईपीसी के लिए भी क्या बोला है, सर्टेन ऑफेंसेस। तो देखो हर वो चीज़ें बेटा जो तुम सिलेबस में ही पढ़ रहे हो। इसके बाद ईसीआईपीएल के अंदर 3 एक्ट आ जाता है। कौन कौन सा, पीएमएलए आपने पढ़ा है, पीएमएलए के अंदर सेक्शन नंबर 3 है, और सेक्शन नंबर 4। 3 में बदमाशी बताई गई है, 4 में पनिशमेंट बताया गया है। फिर एफसीआरए आप लोग पढ़ते हैं, एफसीआरए के अंदर सेक्शन नंबर 34 और 35, उसके अंदर भी पनिशमेंट ही बताया हुआ है। फिर इसके बाद पीबीटीए आप लोग पढ़ते हैं, पीबीटीए आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर हो जाती है। क्लियर हुआ। तो अगर ये आया भी एग्जाम में तो 4-5 नंबर के लिए आएगा, और 4-5 नंबर में आपको कोई 4 या 5 ऑफेंस आपको बताने पड़ेंगे। क्लियर हुआ। ये देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कोई भी 5 ऑफेंस आप बता दो।
सेक्शन नंबर 2 1M, क्योंकि गोली बेटा मस्ती नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं, तो एम से क्या है बेटा मस्ती। और ये मस्ती पहले ही आपको बता चुका हूं, मिनिमम कितना होना चाहिए 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा। कितना होना चाहिए मस्ती बेटा 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, तभी वो एफईओ एक्ट में आएगा, अदरवाइज वो एफईओ एक्ट में नहीं आएगा। क्लियर हुई क्या बात है आप लोग को? आगे एफईओ का डेफिनेशन है, एफ से एफईओ, एफ से एफईओ याद रख लेना, जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है अरेस्ट वाला और वो इंडिया भाग गया है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, या अब्रॉड में ही है और वो इंडिया में आने से क्या कर रहा है, अपने आप को रिफ्यूज कर रहा है। सैलिएंट फीचर मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेफिनेशंस दिए हुए हैं, अटैचमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है, मैंने शायद वहाँ पे 90 डेज बोल दिया होगा, ज़्यादातर जगह 90 डेज होता है क्योंकि, पर यहाँ पे 30 है, फिर 180 है, और उसके बाद आगे भी और एक्सटेंशन हो सकता है, कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। फिर हमने सर्वे का पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, थाला फॉर अ रीजन 7, ठीक है। सर्च का पढ़ा हम लोगों ने सेक्शन नंबर 9, ठीक है, ये रहा सर्च ऑफ अ पर्सन। फिर उसके बाद कन्फिस्केशन के बारे में हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 14 के अंदर। कोई भी और सिविल क्लेम नहीं, सॉरी माफ करना, सिविल क्लेम नहीं कर सकता, उसका सेक्शन नंबर 14 है, उसका सेक्शन नंबर क्या है बेटा 14 है। कन्फिस्केशन का हमने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट पढ़ा था। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, अगर प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट करना होगा तो कौन होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये हमने एफसीआरए में भी सेम पॉइंट पढ़ा हुआ है। और हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो किसके खिलाफ, स्पेशल कोर्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ कर सकते हो, स्पेशल कोर्ट के खिलाफ। गॉट इट? तो आपके स्कैनर के भी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। टैक्समैन का स्कैनर मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्कैनर, वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपका ना बचे। क्लियर हुआ? तो एफईओ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, पावर टू डिसअलाउ क्लेम हमारा हो गया, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सारे हमारे नोट्स में हैं, तो नोट से भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको अलग से पढ़ा दी। देखिए सर्वे भी हमारे नोट्स में, सब कुछ हमारे नोट्स में, ऐसा कुछ नहीं जो हमारे नोट्स में नहीं है। सर्च एंड सीजर भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सर्च एंड सीजर का तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स बनाया हुआ है, तो बच्चों आपको ये मिलेगा तो आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑलरेडी हो गया, कोई भी सिविल कोर्ट यहाँ पे किसी भी केस को एंटरटेन नहीं करेगा अगर स्पेशल कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है तो। क्लियर है? पक्का एकदम अच्छे से। यानी हमारा ये जो एफईओ एक्ट है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, अगर एफईओ के अंदर कोई केस चल रहा है तो कोई भी और सिविल केस किसी भी और सिविल कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? पक्का एकदम अच्छे से। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा बच्चों। डेफिनेशंस दो थे, 2 1F के अंदर एफईओ का, 2 1M के अंदर आपका ऑफेंसेस का, वो दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नोट्स में ऑलरेडी है, पर वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला ही सेम है। केएमपी का एक बार आपको देखना रहेगा। इसके अलावा हमारा जो मेन आता है वो आता है एप्लीकेशन, डिक्लेरेशन, सर्वे, सर्च, कन्फिस्केशन, अटैचमेंट और पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम। ये जो 7 8 टॉपिक है यही है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसको एकदम ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं करना है। और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ये 4 नंबर का, तो मज़ा आ जाएगा। क्लियर है? 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरा इसे कवर कर लिया है। मुझे लगता है कम से कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा इस तरीके से वन शॉट को लेकर आऊँ। गॉट इट एवरीवन? पक्का? चलिए, थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट आए, कोई भी बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। गॉट इट? थैंक यू सो मच।